इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th इतिहास भारत और समकालीन विश्व एक, जिसका पहला अध्याय है। हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। और ये आपको खंड एक है जो घटनाएं और प्रक्रिया है। इसमें 3 चैप्टर आते हैं, 3 पार्ट, और उसके बाद से दूसरा जो खंड चलेगा उसमें 2 चैप्टर हैं। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह में पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। मतलब ऐसा अफवाह उठ गया था कि राजा नागरिकों पर गोली चलाने के लिए आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जन सेना, मतलब लोगों की सेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। हथियार चाहिए, लड़ने के लिए हथियार की जरूरत है। बिना हथियार के कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हथियार तो चाहिए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस में जो नगर था उसमें एक महल भी है, तब पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बस्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। वहां पे पेरिस में बस्ती किला है, एक तरह से जेल ही था। हर किला को जेल के तरह ही बनाया जाता था। जिस तरह आज जेल है वैसा किला होता था। ढुकना भी बहुत दिक्कत, मतलब अंदर जाना तो उसमें समझ लो कि बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि 1 से 2 गेट होता था, उस पर भी पुलिस का पहरा, सिपाहियों का। तक तोड़ डाला। जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, उसको तोड़कर और वहां पे सारे हथियार लूट लिए गए। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बस्तिल का कमांडर मारा गया। जो वहां पर कमांडर था, सेनापति, वो मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। और कैदी छूट गए तो वह भी साथ देंगे। भाई छुड़ाया गया है तो वो क्या करेंगे, गोली बंदूक चलाएंगे ही। तथापि उनकी संख्या केवल 7 थी। अब किसकी संख्या 7 थी? कैदियों की संख्या। हाँ, तो वही छूटे ना, तो उनकी संख्या केवल 7 थी। 7 कैदी ही थे। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बस्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था और सब जानते थे कि सम्राट इसी किले, बस्तिल किले की वजह से ही एकदम निरंकुश शासन करता है। इसलिए सब उससे एकदम नफरत करते थे। इसलिए किले को ढा दिया गया, किले को नष्ट कर दिया गया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस से बतौर समृद्धि चिन्ह, वहां पर समृद्धि चिन्ह होता था एक, तो समृद्धि चिन्ह संजोना चाहते हो। अब देख लो, कोई भी चाहता है ना कि इतिहास का हॉरिजॉन्टल चीज को हम संभाल कर रखें, कि वो हमारी स्मृति थी। क्या थी? वो हमारी स्मृति थी। मतलब एक इतिहास को जो संजोता है, चाहे हर मतलब ऐसे अजूबा चीज को अपने घर में रखता है, तो उसको बेच दिया गया। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुआ। देहाती क्षेत्र में भी संघर्ष हुआ। अधिकांश जनता पाव रोटी, उधर का लोग पाव रोटी ज्यादा खाता है, तो पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। अब लड़ाई चला तो पाव रोटी तो महंगा होगा ही, बाकी खाना तो सैनिकों के पास जाता था और नहीं तो लूट लिया जाता था। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद थी। कैसे नतीजे की? यहाँ पर है, ऐसा क्यों और कैसे हुआ? फ्रांस, ये सारे लोग आतंकी, जब मतलब एक तरह से लोग बगावत कर दिए, उसके बाद से यही परिणाम आया कि राजा को फांसी दे दिया गया। मतलब जनता ही राजा को फांसी दे डाली।
जो इतने दिनों से बचाकर शासन चलाता था, अब उसको ही खत्म कर दिया गया। और ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में नीचे है। ये देखो किस तरह क्रांति चल रहा था। ये किला है, तोप के गोला से आग लगाकर इसको नष्ट कर दिया गया। बस्तिल का ध्वंस, ये बस्तिल किला है, ऐसे ही किला था वो, इतना लंबा। तो बस्तिल ध्वंस के बाद चित्रों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए और चित्रकारों ने बहुत चित्र बनाए बस्तिल के याद में। अब पढ़ेंगे यहां से टॉपिक, मतलब यहां संक्षेप में देखेंगे नंबर बाय नंबर। तो एक नंबर, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, मतलब 18वीं सदी के जो शुरुआत था उसमें फ्रांसीसी समाज कैसा था। जब भाई ठीक है, तो वो तो फांसी चढ़ा दिया गया, लेकिन उसकी शुरुआत जानने में तो और इंटरेस्टेड है। सन 1774 में बुर्बो राजवंश, वहां पर बुर्बो राजवंश था। तो बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ और 16वां राजवंश लुई 16वां लुई वो जाकर फ्रांस के गद्दी पर बैठा। कितना में? 1774 में। उधर कब कब हुआ था लड़ाई? 1789 में, 1789। तो उसके पहले इस 16वें को मारने के लिए ही हर चीज किया गया था। बहुत क्रूर था ये। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और जब राजा बना तो वो 20 साल का था। अभी 20 साल का होने के बाद आप पढ़ रहे हो, अंतर है भैया। क्योंकि वो राजा के खानदान का था, हम लोग राजा के खानदान के नहीं है। हम लोग का खानदान राजा के पोस्ट पे कभी गया ही नहीं, सोचा ही नहीं। लेकिन हम सोचेंगे, ये सोच लो। इसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंथोनेट से हुआ और इसका जो विवाह था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी जिसका नाम है मेरी एंथोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया और जब राज्यारोहण हो रहा था वहां पे, तो उसने देखा कि राज्यकोष तो अपना खत्म है, सारा पैसा खत्म है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे और युद्ध चला था, इसके वजह से वहां का सारा रुपया खत्म हो गया था। वर्साय, यहां पर है वर्सिली, इंग्लिश में इसको वर्सिली के विशाल महल, वहां पे एक वर्साय महल हुआ करता है, अभी भी है। उतना तो फिट नहीं है, लेकिन उसमें अब बहुत सारा म्यूजियम चलता है और नहीं तो वहां पे होटल चलते हैं। तब विशाल महल और राज दरबार, किसानों शौकत बनाए रखने की, वहां पर भैया राज दरबार है तो भाई पूरा डेकोरेशन तो चाहिए ही, पूरा सजावट चाहिए। तो उसी को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च का बोझ अलग से था और इसके वजह से फिजूल खर्च भी था। लुई 16वां के शासन में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। अब देखो, फ्रांस ने अमेरिका के 13 जो उपनिवेश देश थे उसको आजाद कराने के लिए सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, हम लोग रुपया बोलते हैं, वो लोग लिब्रे बोलते हैं, तो 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्जा और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर 2 अरब और उसके वजह से 10 अरब, तो सब मिलाकर कितना हुआ? 12 अरब डॉलर। तो 12 अरब डॉलर का कर्ज उस पर हो गया। अब उसको चुकाने के लिए तो भैया उस सरकार क्या करेगी? लोगों पे कर्ज लेगी, लोगों को बर्बाद करेगी, लोगों से जल्दी पैसा वसूलेगी, तबे तो पूरा करेगी ना। नहीं तो भाई अमेरिका है, छोड़ेगा थोड़े। उस समय अमेरिका आजाद नहीं हुआ था, अमेरिका 1800 से कुछ में आजाद हुआ था। इसके वजह से थोड़ा सा वहां पे फंड का दिक्कत था। सरकार से कर्जदाता, अब सरकार से कर्जदाता क्या है? सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे और 10% ब्याज भी मांगते थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा
दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब वो चाहते थे कि हम इसको चुकाएं और नहीं चुका पाते थे। अब देखो, गरीबों की बात छोड़ो ना, राजाओं की बात अब ऐसी हो गई है कि वह भी अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, दरबार दरबार का रख रखाव, सरकारी कर्मचारियों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई और ये टैक्स बढ़ा दिया, कर बढ़ा दिया। पर यह कदम भी नाकाफी थी। मतलब यह भी कोई काफी नहीं था कि टैक्स बढ़ा दो और हमारा सब चीज हो जाएगा। ऐसा होगा कैसे? अरे भैया, अगर समाज में जो वहां के प्रजा है, प्रजा कमाएगी तब न टैक्स देगी। आप कमाने की जगह पर तो उसका फसल बर्बाद कर दिए, फसल बर्बाद कर दिया, उसके बाद से युद्ध लगवा दिए, घर का बेटा बेटा चला गया था, तो होगा कहां से? टैक्स कहां से आएगा? 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा था। अब वहां पर फ्रांसीसी समाज था, उसको 3 एस्टेट मतलब 3 भागों में बांट दिया गया था। अब 3 भागों का मैं बताता हूं। केवल तीसरे एस्टेट के लोग, जनसाधारण ही कर अदा करते थे और केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही कर को अदा करते थे। अब देखो, प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग, पादरी जो चर्च में रहता है। दूसरा एस्टेट कुलीन वर्ग मतलब शासन वर्ग। और तृतीय एस्टेट बड़े व्यापारी, उसके बाद से अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर। तो ये लोग ही ज्यादा कर देते थे। दूसरा कौन टैक्स देगा? ये जो कुलीन वर्ग है, जो शासन वर्ग है, वो टैक्स थोड़े देगा, वो तो टैक्स लेने के लिए पैदा हुआ है ससुरा। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। वो एक तरह से सामंती व्यवस्था का अंग था। सामंती व्यवस्था उसको बोलते हैं, जैसा ऊपर आपको बताया ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, वैसा। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होती है। अब देखो, ये जो इन लोगों का प्राचीन राजतंत्र का जो पद था, वो 1789 से पहले ही फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए उसको इस्तेमाल में लाया जाता था। लेकिन उसके बाद से नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद से तो राजा को ही फांसी दे दिया गया ना। 1789 में राजा को मार दिया गया। अब फांसी कब दिया गया, लेकिन कैद तो हो गया था। नीचे देखते हैं, एस्टेट का समाज। अब देखो, ध्यान दे कि तृतीय एस्टेट के कुल लोग अमीर हैं और कुछ गरीब हैं। यहाँ पर जो व्यापारी, कर्मचारी, वकील हैं, ये अमीर हैं। उसके वजह से किसान वगैरह उससे गरीब, और जो नौकर वोकर है, छोटा किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर, ये सबसे गरीब है। चित्र 2 देख लिए। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाती है, और फ्रांसीसी समाज एक वर्ग व्यवस्था को दिखा रही है। ऊपर पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, केवल 90%। अब वही कर देंगे ना। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। अब जिसका जमीन हो, वैसे किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मतः प्राप्त थे। अब देखो, कुछ पादरी वर्ग के लोग थे, उनको विशेष अधिकार पैदा लेते उनको प्राप्त था। भैया, हम पैदा लिए हैं राजा के घर में, तो हम ही राजा हैं। आज समझ लो, जितना भी नेता के घर में पैदा ले रहा है, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ रहा है सब। अरे भैया, बच्चा हो, बच्चा रहो ना। लेकिन नहीं, ये लोग तो भैया अपना अधिकार अलग होता है इन लोगों का। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्यों को दिए जाने वाला करों से छूट। और जो बड़े वर्ग में थे, पादरी में हो गए चाहे कोलिनों में, इन लोगों को कर देने में छूट, इन लोगों को कर नहीं देना था। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती
विशेष अधिकार भी हासिल थे। और जो राजा मतलब राजा के परिवार, राजाओं के मंत्री वगैरह थे, उन लोगों के और भी विशेष अधिकार था। वह किसानों में सामंती कर वसूल कर सकते हैं, और वो लोग किसानों से सामंती कर वो भी वसूलते थे कि जो उसका सामंती करेगा वह भी कर देगा हमको। ये एक यहाँ पर गड़बड़ था। ठीक है, उसके बाद से आप देखो, वह किसानों से सामंती कर वसूल कर सकता था। किसान अपने स्वामी को सेवा किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों पर निर्माण में सहयोग देना आदि करने के लिए बाध्य थे। और किसान को मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ता था? अपने मालिकों को सेवा करना पड़ता था, स्वामी स्वामी कहना पड़ता था, उसके घर में काम करना पड़ता था, खेतों में काम करना पड़ता था, सैनिकों के लिए काम आने के लिए कुछ करना पड़ता था, फिर से सड़क निर्माण में भी सहायता देनी थी। अब इतना कुछ करने के लिए जो मजबूर थे, अब मजबूर क्यों नहीं होंगे? मजबूर इसलिए थे क्योंकि इनके पास उतना शक्ति नहीं था। एक तरह से समझो तो यूनिटी, एकता नहीं थी इन लोगों के बीच में। अब एकता लड़की पे मत चल जाना, अब एकता मतलब संगठन की बात कर रहा हूं। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, अब चर्च भी एक किसानों से हिस्सा, जिसको बोलते थे टाइथ धर्म कर। अब यहां पर टाइथ का मतलब मैं आपको बताता हूं। ये देखो टाइथ, ठीक है, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। समझ लो, इतना कर यहाँ से धर्म कर, मतलब आप चर्च में आओ तो वहां पर पूजा करने का कर दो। जो वहां के चर्च के रहने वाले थे उनका ठीक है, लेकिन बाकी जो था उनसे ये टैक्स लिया जाता था, ये कर लिया जाता था। जैसे में किसान हो गए, ये पादरी वगैरह उनका छोड़कर बाकी जितने किसान जाएंगे चर्च में वह भी कर देंगे, और वह भी बहुत ज्यादा देते थे। वही चीज चला है आज के मंदिरों में चढ़ावा देना। चढ़ावा क्यों देंगे? अरे आपके सामने गरीब बैठा हुआ है, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हो, चढ़ावा दे रहे हो, पचेगा क्या? कुछ नहीं पचने वाला। तो ये धार्मिक कर के रूप में वसूलते थे उसको। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। अब ये सरकार को तो कर देते थे। इन करों में टाइल, यहाँ पर नीचे ऊपर टाइल और नीचे टाइल, मतलब प्रत्यक्ष कर और अनेक प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अब यहाँ पर देखो, टाइल मतलब सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। एक तो सरकार को दो, उसके बाद से राज्य को भी दो, अलग अलग कर था यहाँ पे। टाइड और टाइल दोनों याद रखना। टाइड मतलब धार्मिक कर, और टाइल मतलब प्रत्यक्ष कर, सीधा साधी, एकदम सीधे। उसको राज्य वाला आएगा तो वो वसूल कर ले जाएगा, मतलब डबल ले जाएगा तो दिक्कत होगा ना, अवश्य दिक्कत होगा। अप्रत्यक्ष कर नामक, अब इसके बारे में देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर क्या है। तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है, और ये तंबाकू पर टैक्स लगता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। और ये समझ लो कि एक जनता एक तरह से बोझ को सहती थी। इतना ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से जनता परेशान थी। क्या कर सकती है बेचारी, जनता को करना ही पड़ता है। अब देखो यहाँ पर नए शब्द, लिब्रे का मतलब फ्रांस की मुद्रा जैसे 1794 में समाप्त कर दिया गया, और लिब्रे को 1794 में खत्म कर दिया गया। स्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, जैसा ऊपर आपने देखा। पादरी लोग जो चर्च में विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। वहां पे पूजा पाठ होता है चर्च वगैरह में। टाइड और टाइल का मतलब तो मैं बता दिया।
ये देखो आप यहाँ पर चित्र जो देख रहे हो, ये राजा जैसा गद्दी पर बैठा है, सामने कुत्ता रखा। उस समय भी राजा कुत्ता पोसते थे, क्योंकि कुत्ता ही कुत्ता पोसता है। ऐसा बोलने वाले लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि जानवर पोसना चाहिए, कुत्ता सबसे वफादार होता है, इंसान से भी वफादार। बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाह, सलाद। यहाँ पर कौन सी सलाद की बात हो रही है? तो सलाद सब कुछ लाता है, जो उसके पास बन पाता है उसको भी लाता है। मोटू जमींदार, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है। देखो यहाँ पर बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं, और जो दे रहा है उसको तो थोड़ा सा देखता भी नहीं है। अब क्रियाकलाप बताए कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्तियों को मकड़े और किसान को मकड़ी के रूप में क्यों चित्रित किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मकड़ा मकड़ी के रूप में क्यों चित्रित किया है। ठीक है, मकड़े और मक्खी, यहाँ पर मकड़े है ऊपर, इधर को मक्खी है। अब नीचे देखते हैं जीने का संघर्ष। अब जीने के लिए हमें क्या क्या करना है? सबसे जरूरी है जीने के लिए तो कुछ करना। अरे भैया खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? सब चीज तो खाने ऊपर ही है, निर्भर उसी पर रहते हैं हम लोग। तो इसको पढ़ते हैं अगले भाग में, भाग 2 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।